हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन और आज लॉज ऑफ मोशन का ये आखिरी टॉपिक होने वाला है, आखिरी लेक्चर्स होने वाले हैं। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई लास्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी के साथ आज हम लोग ये जो चैप्टर है वो वाइंड अप कर देंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो लेट अस स्टार्ट विद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि यहां पे कोई खड़ा है, मान लो यहां पे उसको 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है और मान लो यहां पे उसको 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ओके, लेट्स से मैं मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे को यहां पे कोई 50 न्यूटन से खींच रहा है, यहां पे कोई 50 न्यूटन से खींच रहा है। तो जरा बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगा। ओके, मैं इस तरफ जाऊंगा या फिर मैं इस तरफ जाऊंगा। ओके, जरा गेस करो, ये चीज गेस करने की कोशिश करो। तो जनरली मेरे ख्याल से सबका जो जवाब रहेगा वो ये रहेगा कि भाई मैं सेंटर में ही रहूंगा, मैं ना ही इस तरफ जाऊंगा ना ही मैं इस तरफ जाऊंगा। ओके, ये किस कारण हो पा रहा है? बिकॉज मेरे ऊपर एक्चुअली में जो नेट फोर्स लग रहा है ना, दैट नेट फोर्स इज जीरो। मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं जीरो लग रहा है। क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। ओके, बात समझ आ रही है सबको? देखो, अब मान लो कि भाई इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अगर टोटल फोर्स में देखने जाऊं तो टोटल फोर्स मेरे ऊपर क्या लगेगा? द टोटल फोर्स विल बी is nothing but plus 50 minus 50. What is plus 50 minus 50? That is 0. मतलब x डायरेक्शन में मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो नेट फोर्स क्या लगने वाला है? जीरो लगने वाला है। क्या लगने वाला है? जीरो लगने वाला है। क्लियर बात में आ गई? ओके, ये सेम चीज y के लिए भी एप्लीकेबल है कि मान लो कि अगर इसको यहां से कोई खींच रहा है लेस से 100 न्यूटन से और लेस से यहां पे कोई खींच रहा है 100 न्यूटन से, कोई ऊपर खींच रहा है ऐसा 100 न्यूटन से और कोई नीचे खींच रहा है 100 न्यूटन से। ओके, दोनों 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ओके, अगर हम लोग देखने जाएं कि भाई ये कहां पे जाएगा, तो अगेन ये ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, बराबर, ना ही वो ऊपर जाने वाला ना ही वो नीचे जाने वाला है। ओके, क्योंकि ये 100 न्यूटन ये वाले 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे हम लोग एक्स डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन के लिए भी सेम ही कहानी आएगी। भाई ऊपर जा रहा है उसको प्लस ले लो, नीचे है उसको माइनस ले लो, तो 100 माइनस 100 जीरो। मतलब तुम्हारा वाई डायरेक्शन में भी आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब मान लो जेड डायरेक्शन की बात कर लो। ओके, जेड डायरेक्शन में भी सेम कहानी। मान लो मेरे को कोई 100 से आगे खींच रहा है और कोई 100 से पीछे खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है कहां जाऊंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा। यस और नो? मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहने वाला हूं। इसका मतलब यह है कि हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम जिसमें तुम्हारा जो टोटल फोर्स है, द नेट फोर्स एक्टिंग इन ऑन दैट सिस्टम इज जीरो। ओके, उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या रहेगा? वो जीरो रहेगा। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इट इज अ स्टेट और कंडीशन, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ स्टेट at which और ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इट इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इट इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच द नेट फोर्स acting on the system is zero। बात समझ आ रही है? यस और नो? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जीरो से। एफ ऑफ एक्स मतलब भाई सारे एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा, सारे एक्स डायरेक्शन का फोर्स को ऐड करो, ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बराबर होगा जीरो से, सारे y डायरेक्शन का फोर्स भाई सबको ऐड करो, आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा? जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ z डायरेक्शन का फोर्स भी क्या आना चाहिए?
0 आना चाहिए। क्लियर बात समझ आ रही है? ओके, मतलब सारे के सारे फोर्स अगर ऐड करने पे आंसर तुमको 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाय दैट सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, वो कैसा स्टेट है? वो तुम्हारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट है। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? ओके, अब कहानी समझने की कोशिश करो। लेट्स से कि यहां पे एक लड़का खड़ा है, लेट्स से, जिसका वेट है 50 न्यूटन। इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन। सिंस इसका वेट 50 न्यूटन है तो जाहिर सी बात है कि वेट कहां पे लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन 50 न्यूटन। अब ये एक प्लैंक है। ये क्या है? इट इज अ प्लैंक। एक लकड़ी का प्लैंक है मान लो, बराबर। अब इस प्लैंक को 2 पिलर ने सपोर्ट किया है। ये 2 पिलर है, ये 2 पिलर है मान लो। दो पिलर है। ओके, लेस से मुझे बोला है कि भाई एक पिलर जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसका वैल्यू है 30 न्यूटन। भाई एक जो पिलर है जो सपोर्ट कर रहा है उसका वैल्यू है 30 न्यूटन। दूसरा जो पिलर है वो कितने फोर्स से उसको सपोर्ट करेगा? वो कितने फोर्स से, उसको मिनिमम कितने फोर्स से वो सपोर्ट करेगा कि तुम्हारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, तुम्हारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो जरा, अगर मैं देखने जाऊं तो ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में कर रहा होगा? ऊपर कर रहा होगा। लेस से ये सपोर्ट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? ऊपर कर रहा है, विद अ फोर्स F, है ना। अब मुझे बोल दिया है कि भाई ये क्या है? ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका मतलब भाई जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। तो अगर नेट फोर्स 0 आ गया तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स कौन कौन सा? देखो जरा, ये 30 ऊपर की तरफ काम कर रहा है, F ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो प्लस माइनस 50 नीचे की तरफ काम कर रहा है, इक्वल्स टू 0। यहां पे 30 माइनस 20 माइनस 20 उधर जाएगा, दैट इज प्लस 20। क्लियर? समझा? तो F इज इक्वल्स टू 20 आ गया। क्या आ गया? F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, है ना। मतलब ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ओके, उस लड़के को बैलेंस करने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स वो लगाने वाला है। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, कहानी समझ में आ रही है? व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कैसे ये चीज को है? मतलब भाई जब कभी भी तुम्हारा जो सिस्टम है उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, इन ऑल डायरेक्शन की बात हो रही है। मतलब मान लो कि अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 हो रहा है तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वाई डायरेक्शन का फोर्स 0 हो रहा है तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर जेड डायरेक्शन का फोर्स 0 हो रहा है तो वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, कि भाई क्या होता है सेंटर ऑफ मास की कहानी। ओके, तो लेट्स से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे एक सर्कुलर बॉडी है, यहां पे एक रैंडम बॉडी है। ओके, अब इस सर्कुलर बॉडी का एक ऐसा पार्ट होगा जहां पे उस पूरे बॉडी का मास क्या होगा? उस पूरे बॉडी का मास लोकेटेड होगा। जैसे मान लो कि ये पेन है। ओके, इस पेन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उसका जो पूरा मास है वो लोकेटेड होगा। मतलब एक तरह से बोल लो कि मैं उसको बैलेंस कर सकता हूं उस पॉइंट से। ओके, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो मान लो कि अगर मैं इसको यहां से बैलेंस कर रहा हूं, लेट्स से यहां से बैलेंस कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे है। पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं पे है। ओके, बात समझ आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट एक पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी नहीं, मतलब वो पॉइंट एक्चुअल में होता है, मतलब कंसिडरेबल पॉइंट है कि भाई जहां पे सारा का सारा जो मास है उस बॉडी का उस पॉइंट पे लोकेट हो रहा है। ओके, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट where whole mass of the system or of the body are supposed to be
कॉन्सेंट्रेटेड और प्रेजेंट बोल सकते हो। ओके, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब यह है कि मान लो कि ये 10 किलो का स्पीयर है। अब इस 10 किलो के स्पीयर को मैं एक छोटे सेंटर से एक डॉट से रिप्लेस करता हूं जिसका मास भी क्या है 10 kg। मान लो कि मैंने इसको कंप्रेस करते करते इसको इतना छोटा लेके आया कि वो डॉट हो गया, और वो डॉट भी कितना किलो का है 10 किलो का है। देन दैट डॉट इज कॉल्ड एज दैट सेंटर ऑफ मास। उस डॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। ओके, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब देखो, सेंटर ऑफ मास कोई क्वांटिटी नहीं है। सबसे पहली बात, बहुत लोगों को लगता है कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, एक लोकेशन है। ओके, उस बॉडी का कहीं तो एक लोकेशन है जहां पे उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये कोई अलग से कोई क्वांटिटी नहीं है कि भाई इसको ढूंढना है, ना ना ना, ये एक तरह का लोकेशन है कि भाई मेरे पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा लोकेशन होगा जहां पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। मतलब पूरे बॉडी का भाई सारा का सारा मास वहां पे क्या होगा, लोकेटेड होगा। तो वो एक तरह का पॉइंट है। ओके, तो भाई पॉइंट ढूंढने के लिए वी हैव द फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वी हैव द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम हर एक बॉडी को क्या करेंगे, हर एक बॉडी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करके फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है। लेट्स से यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m2 है। ओके, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, लेट्स से दिस इज y एक्सिस। लेट्स से कि इस बॉडी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो x1, y1 दिया है। इस बॉडी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो x2, y2 दिया है, ऐसा दिया है मान लेते हैं। ओके, कि भाई इस बॉडी का कोऑर्डिनेट मेरे को x1, y1 दिया है, इस बॉडी का कोऑर्डिनेट मेरे को x2, y2 दिया है। बराबर, बात समझ आ रही है? अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बोथ द बॉडी। ये दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। हो सकता है ये दोनों बॉडी अलग अलग हो सकता है दोनों एक ही बॉडी के पार्ट हो, डजंट मैटर। ओके, तो भाई ये दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास मतलब इन दोनों के लगभग कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे भाई वो दोनों बॉडी का मास क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। मतलब यहां पे एक्चुअल में मेरे को क्या ढूंढना है, एक्चुअल में मेरे को उसका लोकेशन ढूंढना है। अगर कहीं पे सेंटर ऑफ मास ढूंढने की बात हो रही है तो इनडायरेक्टली वो लोकेशन ढूंढने की बात हो रही है। ओके, कि भाई उसका लोकेशन क्या होगा। कोई अगर तुमको बोलता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास मतलब उस मास का वैल्यू नहीं, मास तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है भाई। वो जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन कहां पे होगा, उसका पोजीशन कहां पे होगा, तो वो पॉइंट ढूंढना है बेसिकली तुमको। ओके, तो चलो देखो, अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो तुम, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है समेशन ऑफ mi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। i कहां से कहां तक जाएगा 1 to n, i कहां से कहां तक जाएगा 1 to n। क्लियर, ये मेरा x बार हो गया। मतलब तुमको सिंपली क्या करना है भाई, न्यूमिनेटर में क्या करना है, न्यूमिनेटर में ये जो m1 मास है, ये m1 मास का वैल्यू इनटू तुम्हारा x1 करना है, तो m1 इंटू x1 प्लस भाई जो m2 मास है तो m2 इंटू x2, तो तुमको यहां से x कोऑर्डिनेट मिलेगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। अब इसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिख दिया। मतलब ऐसा बहुत सारे 2 मास के जगह 4 मास आ सकते हैं, 5 मास आ सकते हैं, 6, 7, 10 बहुत सारे मास आ सकते हैं। तो बहुत सारे मास के लिए मैंने यहां पे समेशन के फॉर्म में लिख दिया इसको। ओके भाई, अगर इन्फिनाइट मास आए, अगर n नंबर ऑफ मास आए, तो n नंबर ऑफ मास के लिए तुम लोग इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर, बात में आ गया। और नीचे क्या रहेगा भाई, जितना मास रहेगा, तो अगर n नंबर ऑफ मास है तो यहां पे समेशन ऑफ mi। अब जब i है वो 1 से वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 1 से n तक, तो m1 m2 m3 m4 कहां तक, mn तक। क्लियर, बात में आ गई। ऐसी सेम y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बनेगा। देखो जरा y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा अगर हम लोग देखने जाए तो। ये x कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज y इज इक्वल्स टू m1 y1। अब हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग इसका y लेंगे, तो m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2, तो प्लस m2 इंटू y2। क्लियर, डिवाइड में है m1 प्लस m2। अब इसको भी समेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ
आई इज इक्वल्स टू 1 to n एम आई वाई आई का डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई कहां से कहां तक जाएगा 1 to n। क्लियर? हाँ या ना, बात में आ रही है? तो ये तुमको y कोऑर्डिनेट दे देगा। ऐसी सेम अगर मान लो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे मैंने सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया है, मैंने सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया है। अगर मान लो कहीं पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया रहेगा तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आ जाएगा भाई, z भी आ जाएगा। तो अगर तुम z का फॉर्मूला लिखने जाओ तो z का फॉर्मूला तुमको क्या मिलेगा, z का फॉर्मूला तुमको मिलेगा दैट इज z इज इक्वल्स टू m1 z1 प्लस m2 z2, हाँ या ना, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, होल डिवाइड बाय टोटल मास आता है, याद रखना डिवीजन में तुम्हारा टोटल मास आता है, तो होल डिवाइड बाय तुम्हारा टोटल मास। क्लियर बात में आ रही है, yes or no? ओके, तो m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, हाँ या ना। ये भाई उसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, मतलब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। सेंटर ऑफ मास अगेन आई एम सेइंग कि भाई कोई क्वांटिटी नहीं है, वो मात्र सिर्फ लोकेशन बता रहा है कि ये जो यहां पे सेंटर ऑफ मास आया है, ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका लोकेशन बताओ। तो उसका लोकेशन बताने के लिए यू हैव द फॉर्मूलाज, तुम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द लोकेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब सेंटर ऑफ मास को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। देखो, सेंटर ऑफ मास को विजुअलाइज करोगे, अगर रेगुलर शेप है तो रेगुलर शेप में भाई हमको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो भाई यहां से बैलेंस्ड हो रहा है, तो यहां से बैलेंस्ड हो रहा है, मतलब यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। एक्चुअल में यहां पे उसका सेंटर ऑफ मास नहीं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, बिकॉज सेंटर ऑफ मास हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन की मदद से ला सकते हैं। अगर नापना जोखना कर रहे हैं ना हम लोग, इसका मतलब ग्रेविटी का हेल्प ले रहे हैं, और ग्रेविटी का हेल्प ले रहे हैं इसका मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो वेट है, तो वेट इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, बट बाय डिफॉल्ट भाई दोनों का सेंटर ऑफ मास और दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास भी है और यहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। ओके, अब सवाल आता है कि भाई सेंटर ऑफ मास कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, तो सेंटर ऑफ मास सब जगह प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी पे प्रेजेंट हो सकता है, और बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मान लो कि एक पतला शीट है, तो पतला शीट है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, सरफेस पे। अगर कोई क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उस वॉल्यूम के अंदर, या सुनो उस वॉल्यूम के सेंटर में। तो भाई वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी सरफेस भी हो सकता है, और बॉडी के बाहर पे भी हो सकता है। ओके, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आई? और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम लोग मोमेंट ऑफ मास निकालने जाएं अलोंग द सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ मास हमेशा 0 आता है। मोमेंट ऑफ मास मतलब मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं अलोंग द सेंटर ऑफ मास, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, ये भी चीज हम लोग याद रख सकते हैं। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भी हो सकता है। लेट्स से ये सर्कल है, इसके पास कुछ तो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, है ना भाई, ये सर्कल है, इसके पास कुछ तो वेलोसिटी रहेगा सेंटर ऑफ मास का, है ना। तो यहां पे कहानी कैसे बनेगी भाई, सेंटर ऑफ मास है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जो भी 1 मास होगा उसका v1 वेलोसिटी प्लस दूसरा मास उसकी वेलोसिटी प्लस तीसरा मास उसकी वेलोसिटी डिवाइड बाय द टोटल मास। क्लियर? बात समझ आ रहा है? डिवाइड बाय द टोटल मास, हाँ या ना। ओके, अगर मान लो उसके पास एक्सेलरेशन भी है, अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो भाई एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। तो पहले बॉडी का मास इनटू पहले बॉडी का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे बॉडी का मास, दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे बॉडी का, जितनी भी बॉडी दी हो उसके हिसाब से सारे बॉडी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल मास। क्लियर? समझ में आ रहा है कहानी सबको एवरीवन, हाँ या ना? ओके, कहानी समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ओके, तो सबसे पहली बात है कि भाई अबाउट नॉर्मल बॉडी, फॉर नॉर्मल बॉडी, अगर बॉडी छोटा है, नॉर्मल है, रेगुलर शेप है, ओके, तो ऐसी बॉडी के लिए तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके,
बट अगर कोई बहुत विशाल बॉडी है, विशाल बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडी, लाइक जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा भी तो बहुत छोटा ही है एज कंपेयर टू टेक एग्जांपल ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा बॉडी है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और बड़ा बॉडी से क्या उसका लेना देना है वो समझाता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट, ओके, वो बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहां से उसका सारा का सारा मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सारा का सारा वेट, ना मास नहीं, सॉरी एवरीवन, सारा का सारा उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि भाई ये पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से उसका सारा का सारा वेट कहां पे एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। मान लो कि भाई यहां पे एक बॉडी है जिसका मास है m1 जी, यहां पे कोई बॉडी है जिसका मास है m2 जी, यहां पे कोई बॉडी है जिसका मास है m3 जी, यहां पे कोई बॉडी है जिसका मास है m4 जी। तो ये सारे के सारे मास को तुम लोग ऐड करोगे, सारे के सारे वेट को तुम लोग ऐड करोगे ना, तो वो तुमको सेंटर ऑफ, ये तुमको टोटल वेट देगा बराबर, मतलब m1 प्लस जी, m2 प्लस जी, m3 प्लस जी, ये टोटल वेट देगा तुमको बराबर। अब ये जो टोटल वेट है, ये टोटल वेट एक पॉइंट से, एक किसी पॉइंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है भाई वेट हमेशा कहां पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब जिस पॉइंट से वो एक्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी मतलब वेट से लेना देना आ गया, जी आ गया ना उसके अंदर, तो वो वेट की कहानी आ गई। ओके, सेंटर ऑफ मास में सिर्फ मास की कहानी था, वहां पे वेट की कहानी, वहां पे जी की कहानी नहीं थी। अब मैंने क्यों ऐसा बोला कि भाई अगर बहुत बड़ा बॉडी आ जाएगा तो बहुत बड़े बॉडी के लिए क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। कारण क्या है कि मान लो कि अगर बहुत बड़ा बॉडी आ जाता है, लेट्स से बहुत बड़ा बॉडी एज कंपेयर टू पहाड़। ओके, एक पहाड़ को ले लो एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से माउंटेन, तो कंसीडर एक माउंटेन। ओके, बहुत बड़ा माउंटेन है। अब बहुत बड़ा माउंटेन है तो देखो जरा भाई, यहां पे कुछ पार्टिकल होंगे जिसका वेट नीचे होगा m1 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल होंगे जिनका वेट नीचे होगा दैट इज m2 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल होंगे जिनका वेट नीचे होगा दैट इज m3 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल है जिनका वेट नीचे होगा दैट इज m4 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल है जिनका वेट नीचे होगा लेट्स से m5 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल है m6 जी, यहां पे कुछ पार्टिकल है m7 जी, ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे, बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे। यहां पे भी कुछ पार्टिकल होगा जिनका वेट रहेगा नीचे mg, m7 8 9 10 नाम दे दो। ओके, अब देखो भाई यहां पे सब जगह जो g है वो सेम नहीं लगने वाला। कारण है इसके पीछे भाई, ग्रेविटेशनल चैप्टर तुमने पढ़ा होगा। ओके, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा बट मेरे ख्याल से पढ़ा है कि जैसे जैसे तुम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो द वैल्यू ऑफ जी स्टार्ट डिक्रीजिंग, बराबर, हाँ या ना, सही बात है। मतलब ये वाला जो जी होगा, ये वाला जो जी होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ये वाला जी, बराबर, हाँ या ना, क्योंकि जैसे जैसे तुम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे तुम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो भाई, जो जी का वैल्यू है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, हाँ या ना, जी का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा जी का वैल्यू कम होते जाएगा, जी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर तुम टोटल वजन निकालोगे, टोटल वजन ये वाले पार्ट का, नीचे साइड वाले पार्ट का, तो टोटल वजन थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। अगर ऊपर वाले पार्ट का तुम वजन निकालोगे तो ऊपर वाले पार्ट पे अगर हम देखने जाएं तो भाई वहां पे थोड़ा सा जी का वजन कम है, जी का वैल्यू कम है, जी का वैल्यू कम है तो थोड़ा वजन कम आएगा। अब जरा सोचो, नीचे साइड वजन ज्यादा है, ऊपर साइड वजन थोड़ा सा कम है, तो क्या वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा नीचे शिफ्ट नहीं हो जाएगा? मतलब इन द केस ऑफ वेरी हैवी बॉडी भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग सीजी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा क्योंकि मास को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं, तो मास तो वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास उसका वहीं पे आएगा। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे साइड जो जी का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाले वैल्यू से। तो यहां पे जो वेट होगा वो वेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा।
वेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यहाँ पे वेट थोड़ा सा कम आएगा, यस और नो। तो तुम्हारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो भाई तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को कोइंसाइड नहीं करा सकते। हाँ, अगर बॉडी छोटी है, रेगुलर शेप की है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यू कैन से दैट कि भाई सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। ओके, तुम ऐसा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुमको कोई बोले कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करो, तो इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर देना और बोल देना कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी के साथ कोइंसाइड हो रही है। हाँ, फॉर बहुत बड़ा बॉडी आ रहा है तो यू हैव टू कंसीडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा, उसका पॉइंट कहीं और होगा, ये चीज तुमको कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कहानी समझ में आ गई भाई क्या चीज यहां पे चल रहा है, हाँ या ना? पक्का? सेंटर ऑफ मास समझ में आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आया? अगेन आई एम सेइंग कि भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से थियरी दिया हुआ है, एक बार उस थियरी को रीड करो, समझो अच्छे से कहानी। अगर उसमें कुछ डाउट है तो मुझे भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो, सो ये जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ मोशन आज यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल प्लान फॉर द न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो उसके पहले मैंने तुमको बताया है कि हर बार क्या किया करो भाई, हर बार तुम एक फॉर्मूला सेट बना लिया करो कि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो सारा फॉर्मूला अवेलेबल हो। ओके, तो इतना काम तुमको करना ही करना है। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो, तो वीडियो को यहां तक देखा है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 100K। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।